नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार ने डीएससी और ओएससी समाज के लिए यह बड़ा फैसला लिया। एचएसएससी के जरिए ग्रुप डी के डीएससी और ओएससी के लिए 1209 पद आरक्षित किए गए हैं, जिसे बीजेपी ऐतिहासिक फैसला बता रही है। सामाजिक और राजनीतिक रूप से यह फैसला कितना अहम है, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। हरियाणा सरकार ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एचएसएससी के माध्यम से होने वाली ग्रुप डी के 7,596 पदों में से डीएससी यानी वंचित अनुसूचित जातियों के लिए 605 और ओएससी यानी कि अन्य अनुसूचित जातियों के लिए 604 पद आरक्षित करने का फैसला लिया है। चयन प्रक्रिया सीईटी स्कोर के आधार पर होगी। मेरिट और पारदर्शिता का ध्यान रखा जाएगा। फैसले पर सीएम नायब सैनी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि हरियाणा के इतिहास में पहली बार ग्रुप डी भर्ती में वंचित अनुसूचित जातियों यानी डीएससी के लिए 605 पद और अन्य अनुसूचित जातियों यानी ओएससी के लिए 604 पद आरक्षित किए गए हैं। ये कदम पीएम मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के विजन को साकार करता है। तो वहीं कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और फैसले की तारीफ की। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला मैं इसको कहूंगा। और जिस तरीके से हमने चुनाव में वायदा किया था, हमारे घोषणा पत्र में भी था कि हमारी सरकार बनने पर हम डीएससी का अलग से वर्गीकरण करने का काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको लागू करने का काम किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री को। और हमने पहले ही कैबिनेट के अंदर ये डिसाइड किया था, क्योंकि जो हमारा लोगों से जो वायदा किया गया था और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था बनाई, वो इसलिए बनाई कि जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, जिनको कभी हक मिला नहीं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी है बाबा साहेब के बताए गए रास्ते पे। और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है, जिन्होंने हमेशा बात यह कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक जब तक सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश, देश आगे नहीं बढ़ सकता। नायब सिंह सैनी जी की सरकार का एक ऐतिहासिक कदम, जो वर्षों वर्षों से शोषित, पीड़ित और सभी संसाधनों में पिछड़ रहे समाज डीएससी वर्ग को चुनाव से पहले घोषणा की, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार की, और उन घोषणाओं में ये कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम अनुसूचित जाति वर्ग में भी वर्गीकरण, नौकरियों में और शिक्षा में हम पहले से दे रहे थे, नौकरियों में भी देने का काम करेंगे। इस फैसले से सामाजिक रूप से डीएससी वर्ग के युवाओं को फायदा होगा, लेकिन वहीं राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो पहले भी इस मुद्दे पर कई बार सदन में काफी हंगामा देखने को मिल चुका है। विपक्ष जहां इस फैसले का स्वागत करता रहा है, तो वहीं सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े करता रहा है और समाज को बांटकर राजनीतिक फायदा लेने का आरोप भी सरकार पर लगाता रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि इस मामले में विपक्ष का क्या कुछ रुख रहेगा और साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि डीएससी वर्ग के युवाओं को कितना फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। राकेश शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुखबीर तंवर जी कांग्रेस से हमारे साथ, और विजेंद्र रेड्डी जी इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले मैं शुरुआत सुखबीर तंवर जी आप ही से करना चाहूंगा, क्योंकि कई बार इस मामले पर काफी गर्मागर्मी सदन में भी देखने को मिली है और अब सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। सरकार तो इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए हितेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा समाज को बांटकर विभाजनकारी राजनीति करने का प्रयास किया है और इसमें भी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस विभाजनकारी राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में कामयाब हो रही है और जो डीएससी और ओएससी का वर्गीकरण है निश्चित तौर पे उचित नहीं है, लेकिन हम आशा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अतीत में विभाजनकारी राजनीति करके और जिस तरह का लोगों को, प्रदेशवासियों को बहकाने बरगलाने का काम किया है, उसमें आशा करेंगे कि आगे
जिस प्रकार का इन्होंने आरक्षण ये दिया है, उस आरक्षण को पूरी तरह से शुरू करेंगे और उसमें कोई हील इज्जत नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, विगत के करीब 11 वर्षों में आखिर इन्होंने जो अनुसूचित जाति का बैकलॉग था वो पूरा क्यों नहीं किया? आज इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और हम आशा करेंगे कि इन्होंने जो वर्गीकरण किया है उसके माध्यम से जो जितना भी आरक्षण बनता है वो उसको पूर्णतः लागू करे और जो बैकलॉग विगत के 11 वर्षों का है उसको भी पूरा करे और सभी समाज को एक जी ठीक है। विजेंद्र रेड्डी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिस तरीके से लगातार इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता रहा कि वंचित वर्ग को, वंचित जाति के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए और कोर्ट ने भी जो पिछले दिनों ये आदेश निर्देश दिए थे उसके बाद ही सरकार की तरफ से फैसला लिया गया और अब ये नौकरियों में आरक्षण जो है वो निर्धारित कर दिया गया। जितेंद्र जी, आपके चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य दर्शकों को, श्रोताओं को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से नमस्ते, राम राम, जय हिंद जी। बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया है। आखिर इस वर्ड को क्यों यूज किया जा रहा है जितेंद्र जी? ये कौन सा ऐतिहासिक फैसला है भाई? क्या एससी को पहले से रिजर्वेशन नहीं था हमारे संविधान में, या लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था? एससी को रिजर्वेशन ऑलरेडी था, इसलिए इट इज नॉट ए हिस्टोरिकल डिसीजन। इसको गलत प्रचार किया जा रहा है। पहले भी आरक्षण हुआ करता था। हाँ, जो इनका फैसला है वो ये है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार इन जातियों को, क्योंकि ये एससी की जो जातियां हैं, ये सारी की सारी जातियां हमारे राष्ट्रपति की जाति सूची में आती थी और इनको कोई छेड़ नहीं सकता था। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को ओपन करती है, नया फैसला देती है कि राज्य चाहे तो अपनी सुविधा अनुसार इसका उप वर्गीकरण कर सकते हैं, ऊपर क्लासिफिकेशन दोबारा से इनका कर सकते हैं, सरकार अपनी इच्छा के अनुसार राज्य सरकारें कर सकते हैं। और उस फैसले के आने के तुरंत प्रभाव में हरियाणा सरकार ने भी इसकी घोषणा की कि हम एससी में वर्गीकरण करेंगे, इसका उप वर्गीकरण करेंगे और इसका उप वर्गीकरण हरियाणा सरकार ने कर दिया। ठीक है, इसके लिए 2 ग्रुप बना दिए, एससी को डीएससी और ओएससी में बांटने का काम कर दिया। डीएससी जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट हो गया और ओएससी हो गया अदर शेड्यूल्ड कास्ट में बांट दिया। वो 20% आरक्षण था, दोनों को 10-10% या 11-11% इनको करने का काम कर दिया। ये तो ऑलरेडी आरक्षण था, उसका बाइफर्केशन ही इन्होंने करने का काम किया है। अब बात आती है कि जो ये 1209 वैकेंसी इन्होंने रिजर्व कर दी एचएसएससी की, तो ये तो 1209 तो एससी में जानी ही थी, लेकिन अब वर्गीकरण हो गया है भाई। 605 एक में जाएंगी, 604 एक में जाएंगी, 605 डीएससी को इन्होंने देने की बात कही है जी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जो इन्होंने डीएससी का उप वर्गीकरण किया है, डीएससी में लगभग 36 जातियां हैं और उन जातियों में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो और ज्यादा निम्न स्तर की हैं। इन्होंने 2 ग्रुप तो बना दिए। क्या वो 36 जातियां जो डीएससी में डाली हैं वो समरूप हैं, एक रूप है, वो एक जैसी है? आपको ध्यान होगा हितेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला लागू किया 1 अगस्त 2024 को, उन्होंने एक और बात कही थी कि आप जातियों की गणना करवाएं राजनीतिक स्तर के हिसाब से, सामाजिक स्तर के हिसाब से, शैक्षणिक स्तर के हिसाब से गणना करवाएं और उसके आधार पर उप वर्गीकरण करने का काम करें। क्या सरकार ने वो करने का काम किया? नहीं किया। जल्दबाजी में फटाफट इसको लागू करने का काम किया। जो गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की, उनकी अनुपालना नहीं की गई। तो इससे साफ झलक लगता है कि ये केवल राजनीतिक फायदा उठाने का काम करते हैं हमेशा, जो एक्चुअल जो होना चाहिए वो नहीं करने का काम करते हैं। दूसरी बात, अब ये 36 जातियों की डीएससी बना दी और उनको हाफ जो है ना इनका रिजर्वेशन दे दिया एससी का। क्या वो उनके अंदर भी क्या क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान किया गया? एससी में क्या क्रीमी लेयर का प्रावधान किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था जिस प्रकार से ओबीसी में क्रीमी लेयर का प्रावधान है, एससी में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान हरियाणा राज्य सरकारें कर सकती हैं। उसका पालन तो नहीं किया गया। यहां भी अब भी तो ये कहते हैं कि
दीन दयाल उपाध्याय के अनुसार अंत्योदय तक हमारी बातें जानी चाहिए, हमारी नीतियां जानी चाहिए, हमारा रोजगार जाना चाहिए। तो क्या ये संभव है? सरकार ने जल्दबाजी में ये कदम उठाया, जिनको मिला उनको हम बधाई देते हैं, सरकार ने फैसला लिया है, लेकिन जो एक्चुअली जो प्रॉपरली होना चाहिए था उस मेथड को अडॉप्ट नहीं किया गया। इसलिए हम कहते हैं कि ये सही तरीके से लागू होना चाहिए था। जल्दबाजी न करके राजनीतिक फायदा न लेने के लिए केवल मात्र इलेक्शन सिर के ऊपर थे, इसलिए इन्होंने फटाफट इसकी घोषणा कर दी कि हम लागू करेंगे, ये करेंगे। लेकिन जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट ने सुझाने का काम किया था, उसका जो डायरेक्शन देने का काम किया था, जो गाइडलाइंस दी थी, उनकी अनुपालना नहीं की गई, जिसकी वजह से हमारा मानना है कि जो सरकार सोच रही है उसका फायदा अब भी नहीं मिलेगा, जरूरतमंद के पास अब भी ये फायदा नहीं जाएगा। इसको नए सिरे से इसकी जो ना पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए, पूरी गाइडलाइन की पालना होनी चाहिए, तभी जाकर के उन लोगों को फायदा मिल सकता है जिनको दिया जाने की बात जो है वो कही जा रही है। ठीक है राकेश जी, साफ तौर पर आरोप लग रहा है डिवाइड एंड रूल का कि आप विभाजन करके राज करने का काम कर रहे हैं और इसी तरह से समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास, और इसीलिए जल्दबाजी में इस फैसले को लागू किया गया। डिबेट में हूं, 1 घंटा बाद बात करियो। राकेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? राकेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। मैं फिर से राकेश जी के पास जाऊंगा और उनसे इस सवाल का जवाब लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन सुखबीर तंवर जी, जो आरोप आपकी तरफ से लगाया जा रहा है कि डिवाइड एंड रूल का काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, लेकिन फिलहाल आपको, लेकिन ये वीडियो कट गया ना। सुखबीर जी, फिलहाल आपको क्या नजर आ रहा है? क्या कोई फिलहाल हरियाणा में कोई चुनाव तो नजर आ नहीं रहा है जो इस तरह के फैसले चुनाव के लिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बीजेपी लेगी? देखिए हितेंद्र जी, जी, जब ये फैसला लिया गया और तेजी के साथ, उस वक्त हरियाणा में चुनाव था और अन्य राज्यों में जिस प्रकार से होना चाहिए था, ये सिर्फ एकमात्र भाजपा शासित राज्य है हरियाणा जिसमें ये विषय आया, जिसमें ये फैसला लिया गया। इसके अलावा कोई भी नहीं लिया गया, ये भी तथ्य की बात है। और इसमें बात यह है कि अगर हम विषय देखें, समझें, सोचें, तो इनका जो काम करने का तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। ठीक है, और उसमें जिस तरह से मैंने पूछा, अभी उनका जब नंबर आएगा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता को पूछना जी, विगत के 11 वर्षों में जो बैकलॉग था, क्या वो बैकलॉग अनुसूचित जाति वर्ग का पूरा हुआ? निश्चित तौर पे नहीं हुआ। और ये भी पूछना आप कि इन्होंने कितने पोस्ट को, जो जब एक ही वर्ग था अनुसूचित जाति वर्ग, कितनी पोस्ट को इन्होंने मर्ज करके जनरल में कर दिया। निश्चित तौर पे ये बरगला के, और अब तो और ज्यादा ये विषय करेंगे, अलग वर्गीकरण करके कि इस उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिले इसलिए इन पोस्ट को सामान्य किया जाता है। ये खेल चलेगा, ये इसी प्रकार की राजनीति करते हैं। जो डिप्राइड शेड्यूल कास्ट है उनको ये लगेगा या लग रहा है कि हमें पता नहीं क्या मिल गया, लेकिन ऐसा कुछ भी मिलने वाला नहीं है और ये संवेदनशील नहीं है। हरियाणा में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा है, ये कहने का विषय नहीं है। हर आदमी इस बात को जानता है और किस तरह से एक कुछ वैकेंसी होने पे किस तरह लाखों फार्म हरियाणा प्रदेश के युवा अप्लाई करते हैं, किस तरीके। देखिए, निश्चित तौर पे आज विषय है कि हम कैसे राष्ट्र के युवा को रोजगार दें। मोदी जी का वायदा था, 11 साल पहले किया था, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, वो तो समाप्त हो गया। उसमें तो कुछ हुआ नहीं, 2 लाख भी नहीं दे पाए। अब कम से कम हरियाणा सरकार ही हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ बेहतरीन कर दे। ये सिर्फ कागजी हवाई किले बनाने से काम होने वाला नहीं है। विषय है कि हम रोजगार पे कैसे बेहतरीन काम करेंगे। ये जितनी पोस्ट का वर्गीकरण है, क्या हरियाणा के जो जिस तरह की बेरोजगारी है उससे ऊंट के मुंह में जीरा सिद्ध होगी।
इन विषयों पे सोचने की जरूरत है। खैर, हम आशा करेंगे कि अतीत की गलतियों से सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार इन कमियों और खामियों को दूर करेगी। अनुसूचित वर्ग के जो भी इन्होंने वर्गीकरण किया है उसके हकों पर डाका नहीं डलेगा अतीत की तरह, हमें ऐसी कामना है। जी राकेश जी, मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे। मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? सभी दर्शकों, हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी हाँ जी, मिल रही है। जी सर, आपने सुना ही होगा विपक्ष के दोनों साथियों को, देखिए, किस तरह से उन्होंने मैंने आप सुना है, पर डिवाइड मैंने एंड सुना रूल है का भी विपक्ष आरोप को। लगाया और पिछले दिनों विपक्ष- बैकलॉग ना भरने का भी नहीं, आरोप लगाया। इनकी गलती नहीं है। जी इनकी गलती नहीं है। विपक्ष हताश है, निराश है। इनको ये फैसला ऐतिहासिक नहीं लगेगा, क्योंकि इनके फैसले ऐतिहासिक होते थे। ये फैसले तो इनकी सरकारों में जो होते थे कि रातों रात लिस्ट चेंज हो जाती थी, योग्य व्यक्तियों के नाम कट करके इनकी इच्छा के जो लोग थे उनकी सूची बन जाया करती थी और उसके लिए जेल तक में जाना पड़ा था। वो था ऐतिहासिक फैसला। गरीब वर्ग को, पिछड़े वर्ग को, एक जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको सरकार लाभ दे रही है। एक ऐतिहासिक फैसला सरकार ने किया है, वो इनको ऐतिहासिक नहीं लगेगा। कोई विपक्ष का आदमी इसको खेल बताएगा, कोई बताएगा कि इसमें ऐतिहासिक है क्या। अरे भाई, आप लोग कोई भी ऐसा फैसला जो जनहितैषी हो, जनता के हित का हो, जो अनुसूचित जाति जनजाति के हित का फैसला हो, जो सबका साथ सबके विकास को ध्यान में रखकर किया गया फैसला हो, उसमें कम से कम आप उसकी बुरी बुरी प्रशंसा नहीं कर सकते। आपकी राजनीतिक मजबूरियां होंगी। हमें पता है कि आप हताश हैं, निराश हैं। 2014 के बाद आपने खूब प्रोपेगेंडे की, उसके बावजूद भी आपकी दाल गली नहीं। और जिस प्रकार से अब नगर निगम के चुनाव हुए तो उसमें सुपड़ा साफ हुआ है, तो आपकी हताशा निराशा जायज है। परंतु जो फैसले जनहित के फैसले हैं उसमें आप मेज थपथपाकर उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आपको ये ऐतिहासिक फैसले नहीं लगते। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक प्रवक्ता ने कहा कि ये तो खेल चल रहा है। अरे, जब गरीब को हक मिल रहा है तो आपको वो खेल लग रहा है? वो समय भूल गए आप जब पूरे हरियाणा के विकास का 80% पैसा 2 से 3 जिलों में लगता था। नौकरियां, लोगों के चेहरे देखकर आप नौकरियां देते थे। योग्य व्यक्ति नौकरियों से दूर रहता था और जो अयोग्य व्यक्ति हैं, जिनको आप लोग सूचीबद्ध करते थे, उनको नौकरियां मिलती थी। हरियाणा उस विषय को भूला नहीं है। हरियाणा की जनता अच्छी से जानती है कि आपने जब जब आप लोग सत्ता में आए तब तब आपने क्या खेल किए थे। और उसी का परिणाम है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा की जनता ने चुना तो उसको बार बार चुना, 2019 में भी चुना, 2024 में भी चुना, क्योंकि हरियाणा का जन जन ये जानता है कि अगर हरियाणा का विकास, हरियाणा के युवाओं को रोजगार, हरियाणा के युवाओं के साथ न्याय, हरियाणा के अनुसूचित जनजाति के साथ न्याय अगर कोई करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। आज इतने बड़े फैसले पर इनको पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है। लेकिन राकेश जी, सवाल कई हैं। बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जल्दबाजी में फैसला ले लिया आप लोगों ने? सवाल ये भी है कि क्या जल्दबाजी में फैसला ले लिया? क्योंकि नहीं, देखिए, क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं, उनको किस तरह से लाभ पहुंचाएंगे? क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? हरियाणा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंत्योदय है उसको ध्यान में रखकर हरियाणा के अंदर जो अंतिम पायदान पे बैठा व्यक्ति है, हर उस व्यक्ति के विकास के लिए, हर उस व्यक्ति के रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करेगी। उसके लिए हम कटिबद्ध हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही विजन है कि अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को विकास कैसे किया जाए, उसको मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए, उसको हर चीज का लाभ कैसे मिले और योग्यता के हिसाब से भी उनको लाभ मिलना चाहिए। परंतु मुझे अफसोस होता है कि किस प्रकार की ये भाषा बोल रहे हैं, किस प्रकार की ये कोई खेल बता रहा है। कोई इसको कहता कि इसमें ऐतिहासिक क्या है। ये बात ठीक है रेणु जी की कि ऐतिहासिक तो चौटाला साहब की सरकार में हुआ करती, जब रातों रात लिस्टें बदल जाया करती और मुख्यमंत्री तक को जेल में जाना पड़ा करता। वो था ऐतिहासिक तो चीज। पूरे हरियाणा, पूरे देश ने देखा था कि इस प्रकार से एक प्रदेश के अंदर योग्य लोग, जो कि उसमें जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी, उन योग्य लोगों की योग्यता को फाड़ करके एक नई लिस्ट तैयार की गई और उसके बनिस्पत इन लोगों को जेलों में भी जाना पड़ा। इनके लिए वो ऐतिहासिक था। आज जो निर्णय हुआ ये इनको ऐतिहासिक नहीं लगता। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। रेडू साहब,
देखिए अच्छा, हाँ हितेंद्र जी। जी, हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी है। इंडिविजुअल बहुमत की सरकार इनकी बनी है। इनको हमने बहुत बार बधाई भी दी है इस काम के लिए। लेकिन इस सरकार में ये जो कहते हैं कि ऐसे ऐसे होता था, अब जेल में चले गए मुख्यमंत्री जी, राकेश भाई, जिस दिन आपकी सरकार हरियाणा प्रदेश से चली जाएगी, दूसरी पार्टी की सरकार आएगी, मैं बताता हूं गिनती भूल जाओगे। इतने भ्रष्टाचार निकलेंगे आपकी सरकार के, इतने घोटाले निकलेंगे, उनको गिनना मुश्किल हो जाएगा। आज आपकी सरकार में जो घोटाले और जो रिश्वतखोरी और जो भ्रष्टाचार चल रहा है, अपने टाइम में बोलना। जनता ने आपको राकेश जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आपके पास। जी रेडू साहब, नकार दिया, मैंने मान लिया, जनता ने हमारे को नकार दिया, मान लिया, लेकिन आप नोट कर लीजिए, अपने टाइम में कह लीजिए, जो आपने कहना कह लीजिए, आपको स्वतंत्रता। रेडू साहब अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये है हितेंद्र जी, हाँ मैं कर रहा हूं। तो दूसरी बात, ये आदरणीय हमारे महापुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम का भी जो है ना एक दुष्प्रयोग कर रहे हैं, उसके नजायज फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अंतिम व्यक्ति तक जब तक नीतियां नहीं जाएंगी उसका विकास नहीं होगा, तो देश का विकास नहीं होगा, प्रदेश का विकास नहीं होगा। हाँ सही कहा उन्होंने। और ये कहते हैं हमने अंतिम व्यक्ति का उदय करने का काम किया। तो हरियाणा में 52 लाख बीपीएल क्यों हो गए? अरे 11 लाख थे, 52 लाख पर बीपीएल हो गए, क्या यही उदय कर रहे हो? ये कहते हैं कि विपक्ष हताश है। यस, हम हताश हैं, हम दुखी हैं। हम दुखी इसलिए हैं, हरियाणा का गला सूखा हुआ है और पड़ोसी मुल्क जो है ना तुम्हारे पानी के ऊपर डाका मार लिया है, जबरदस्ती छीन लिया है। हम हताश है इस बात से, हमारा हक मार लिया और डबल इंजन की सरकार फेल होगी, बैठी तमाशा देख रही है। हम हताश है इसलिए भी कि आज हरियाणा प्रदेश में 50% वैकेंसियां खाली पड़ी हैं और ये डीएससी और ओएससी बढ़ाने पर लगे हुए हैं। हम हताश इसलिए भी हैं राकेश भाई, लोगों की जो ना 13वीं नहीं हुई है, महीना नहीं हुआ, 6 नहीं हुई है और आपने उत्सव मनाना शुरू कर दिया। आप कहते हैं सिंदूर ऑपरेशन हमारा पूरा नहीं हुआ और उसका जश्न मनाने लग गए हो आप। 10 दिन उनको बेचारों को शहीद हुए नहीं हुए और आपने यात्राएं करनी शुरू की। हम इस बात से भी इतिहास है कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 पर है। हमें हताशा इस बात की भी है। ठीक है सुखबीर महिला सुरक्षा में पूरे देश में पिछड़ा हुआ है। सुखबीर जी आखिरी कमेंट सर। हितेंद्र जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदैव सामाजिक न्याय और वंचित समुदाय के उत्थान को आजादी के बाद से प्राथमिकता दी है। जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि वर्गीकरण के क्रियान्वयन को लेकर एक निगरानी कमेटी बनाई जाए। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, ये बताएं कैसे मुख्यमंत्री की नाक के नीचे एससी में एचसीएस अधिकारी करोड़ों के वारे नारे प्रथा पकड़ा गया था। और अभी जो ये बात कर रहे थे आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला साहब की सरकार की, इन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि उस सरकार को इनका समर्थन था। इसका मतलब ये भी बराबर के दोषी हैं। जब आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो आपके सामने भी 4 उंगली आती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को इस विषय का हमेशा संज्ञान में और ध्यान में रखना चाहिए। राकेश शर्मा जी, एक आखिरी कमेंट सर आपसे, राजनीतिक और सामाजिक रूप से कितना अहम इस फैसले को माना जाए और कितना असरदार ये फैसला साबित होता हुआ नजर आएगा? राजनीतिक और सामाजिक रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है और इसके प्रभाव आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। और जिस प्रकार से भी रेड्डू जी ने कहा कि ये जश्न मना रहे हैं, तिरंगे का सम्मान करना जश्न है क्या? और हमारे लिए गौरव की बात है कि जिस प्रकार से सेना ने अपने शौर्य को दिखाते हुए और पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है हमने, किस प्रकार से मैंने उनको भी इंटरप्ट किया सर। राकेश जी मैंने उनको भी इंटरप्ट किया, मुद्दे से ना भटका जाए। और वैसे भी मेरे पास बहुत ज्यादा समय है नहीं। जी जल्दी से सुखबीर जी अपनी बात की बात। और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने ये किया वो किया। अरे आपके किए हुए करतूत की वजह से तो आज ये हो रहा है। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप चर्चा को? कहाँ लेकर के जा रहे हैं? अनुसूचित जाति में जो वर्गीकरण हुआ है मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। उन युवाओं के लिए, उन युवाओं के हक की बात हम कर रहे हैं। आप कहाँ डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं? चलिए राकेश जी बहुत शुक्रिया, सुखबीर जी आपका भी शुक्रिया, विजेंद्र जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, अलग अलग जो वर्गीकरण किया गया है ऐसे समाज में, उसको लेकर के जो फैसला लिया गया, अब इस पर इस फैसले के बाद क्या कुछ बदलाव समाज में देखने को मिलेगा और कितना फायदा
ओएसी समाज और डीएससी समाज के युवाओं को इसमें मिलता हुआ नजर आएगा। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और साथ ही ये भी देखना दिलचस्प रहने वाला है कि राजनीतिक रूप से किस दल को इस फैसले का फायदा और किस दल को इसका नुकसान होगा, ये भी समय ही बताएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।